हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ KRM साइंस। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम्स और विद एग्जाम्पल्स आपके माइंड मैप सीरीज में एकदम बैठ जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इन वन शॉट में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और जो लाइव है मतलब ज़िंदा है, तो वो कुछ ही टाइम के लिए ही अपनी लाइफ को जीते हैं। मतलब ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उनका एक फिक्स्ड टाइम होता है कि उनको इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम में उनकी बर्थ और डेथ फिक्स है। तो यानी कि अब उसके आगे हम पढ़ते हैं कि द बर्थ फ्रॉम टू द नेचुरल डेथ, मतलब वो पीरियड, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, मतलब जब उसने बर्थ हुई, उसने जन्म लिया और उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो गई। नेचुरल डेथ होती है तो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक जो नेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ जो होती है उसको नहीं यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेचुरल डेथ होती है बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के, तो उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म गिवन इन फिगर 1.1। तो इसमें बताया गया है कि जो लाइफ स्पैन है कुछ ऑर्गेनिज्म का, वो दिया गया है 1.1 में, फिगर में। तो आइए हम देख लेते हैं। ये हमारा फिगर 1.1 है और इसमें लाइफ स्पैन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लाइफ स्पैन दिया गया है कि जैसे कि टर्टॉइज है तो वो 100 to 150 ईयर्स रहता है। ठीक है, बैनियन ट्री है तो वो 120 ईयर्स रहता है। ठीक है, और हमारा जो क्रोकोडाइल है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 60 ईयर रहता है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है, जैसे कि बटरफ्लाई है तो वो 1 to 2 वीक रहेगी। क्रो है जो हमारा, तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर का होता है। और मतलब ये है कि मतलब क्रो की बर्थ होगी और उसकी डेथ हो जाएगी तो वो 1 साल से, मतलब फर्स्ट डे से लेकर के 15 ईयर्स तक की वो जीवित रह सकता है। तो ये इनका लाइफ स्पैन होता है। सब किसी का ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि क्रो और पैरट का साइज तो सिमिलर होता है, बट इसका जो लाइफ स्पैन है वो नॉट सिमिलर। कितना डिफरेंस है, 10 into x, मतलब 10 गुना बड़ा है। जो जहाँ कौवा जो है वो 15 साल ही जीता है, वहाँ जो तोता है वो 140 साल जीता है। तो इट मीन्स कि साइज़ पर ये डिपेंड नहीं करता है। और वहीं पर जो हमारी बटरफ्लाई है उसका सिर्फ लाइफ स्पैन 1 से 2 हफ्ते तक ही होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। Several other organisms are down, for which you should find out their lifespan। कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं लाइफ स्पैन एंड राइट इन दिस प्रोवाइडेड स्पेस प्रोवाइडेड, मतलब ये दिया गया है कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में आपको पता करना है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, और उसको आपको लिखना है कि किसका कितना लाइफ स्पैन होता है, जो वहाँ पर स्पेस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन द फिगर। वो तो हमें बता ही दी गया 1 to 1 फिगर में। इज नॉट इट both interesting intriguing to note that it may be a short a few days as long a few thousand year। मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ पर है कि यहाँ पर मतलब कुछ दिन से लेकर के कुछ हज़ारों साल तक के लाइफ स्पैन होते हैं। जैसे कि बताया गया जो हमारे फ्रूट फ्लाई होती है इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 से 2 वीक तक की, जैसे कि हमारी बटरफ्लाई होता है तो। और जो हमारा बैनियन ट्री होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर होता है, मतलब वो 200 साल से लेकर के हज़ारों साल तक के वो जीवित रहते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो लाइफ स्पैन है वो फ्यू डेज से ले करके एज लॉन्ग फ्यू थाउजेंड ईयर तक के हो सकता है। फिर क्या बताया गया है यहाँ पर कि बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पैन मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
You may not the lifespan of organism are not necessary correct correlated correlated with their size। यही बताया गया है कि जो लाइफ स्पैन है ये साइज से कोरिलेट नहीं किया गया है कि मतलब अगर क्रो का साइज और पैरेट का साइज सेम है तो अगर क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है तो पैरेट का भी होगा। यहाँ पे इसका कोई डिफरेंस नहीं है। हमने देख लिया है कि क्रो का जहाँ 15 साल होता है वहीं उसका 140 ईयर्स होता है पैरेट का। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ साइज़ का कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है, को सिमिलर नहीं है कि साइज़ सेम है तो जो लाइफ स्पैन है वो भी सिमिलर होगा। देखिए, द साइज ऑफ क्रो एंड पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट। मतलब ये कहा गया है कि जो क्रो और पैरेट का जो साइज है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वेरी नॉट डिफरेंट येट, बट देयर स्पैन शोज वाइड डिफरेंस। पर इनका जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंस जो है वाइड डिफरेंस मतलब बहुत ही बड़ा इसमें मेजर डिफरेंस है। तो सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन कंपेयर टू पीपल ट्री। यहाँ पर ये बताया गया कि जो मैंगो ट्री होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत कंपेयर अगर हम करें पीपल ट्री से तो बहुत ही छोटा होता है। लेकिन मैंगो ट्री का साइज़ और जो हमारा पीपल का जो पेड़ है उसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है। बट यहाँ साइज़ के ऊपर हम लाइफ स्पैन को कोरिलेट नहीं कर सकते, इसलिए बताया जा रहा है कि साइज़ से हम अपने लाइफ स्पैन को नहीं पहचान सकते। साइज़ भले सेम हो सकता है पर उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन सेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainly। लाइफ स्पेन क्या होता है जब अचानक से किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ मतलब जो है बर्थ से लेकर के किसी ऑर्गेनिज्म की नेचुरली डेथ हो जाती है सडनली अचानक से। ठीक है। नॉट इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल मतलब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ जल्दी नहीं होती क्योंकि वो क्या होता है कि वो सिंगल सेल होते हैं उससे वो दो सेल बना देते हैं। तो उनकी दो सेल बना देते हैं तो वो एक सेल से जैसे कि हम आपको बताएं तो वो एक सेल से ये एक सेल था इससे दो सेल्स बन गई हैं। तो इसी से ही दो सेल बनी है तो ये एक सेल ही डिवाइड हो गया। ये किस तरह से डिवाइड हुआ होगा जैसे कि ये एक सेल मान लेते हैं फिर ये थोड़ा सा इस तरह से हुआ होगा और फिर ये दो सेल में डिवाइड हो गया। तो ये एक सेल की डेथ नहीं हुई है ये चेंज हो गया है। इसने दो पार्ट्स मतलब दो सेल में ही डिवाइड हो गया है तो इसकी डेथ नहीं हुई है। तो यही कहा गया है नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट अ सिंगल सेल। सिंगल सेल को हम इसमें नहीं लेते हैं ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसकी डेथ नहीं होती है वो अपने जैसे और भी सेल को बना लेता है। ठीक है। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये कहा जा रहा है कि हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल डेथ होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। तो गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हैव वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज हैव एक्साइटेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यहाँ पे ये कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सच में बहुत ही वार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज रहती हैं चाहे वो प्लांट्स की हों चाहे एनिमल्स की हों जो कि थाउजेंड्स में है मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी स्पीसीज हैं। ठीक है। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। और उनके अंदर कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसकी वजह से वो कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं। ठीक है। यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। देखा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो अब हमारा टॉपिक जो है मेन स्टार्ट हुआ है रिप्रोडक्शन का। तो चलिए हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लास 12th का आपका फर्स्ट चैप्टर है और आप अभी भी इंटर हुए हो तो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप वन शॉट में देख लेना। तो चलिए हम मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो आइए हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है
in which an organism rise to young one's offspring similar to itself। इसमें ये बताया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक मतलब अपनी ऑफस्प्रिंग से मतलब जो राइज करता है, या वो जो इंडिविजुअल यंग वंस होता है वो ऑफस्प्रिंग से राइज होता है, मतलब आता है, जिसको हम जो कि सिमिलर होता है सेम अपने जो जिस जिस मतलब ऑर्गेनिज्म से वो आया है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो जो एक ऑफस्प्रिंग होती है, मतलब एक बेबी होता है, वो मेच्योर होता है, वो बड़ा होता है, फिर क्या होता है, ग्रो होता है पहले, फिर वो मेच्योर होकर बड़ा होता है, फिर वो टर्न करता है रिप्रोडक्शन की तरफ, फिर वो खुद इतना कैपेबल हो जाता है कि वो खुद प्रोड्यूस करता है न्यू ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है कि कैसे एक ऑफस्प्रिंग पहले ग्रो करेगा, देन पहले एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, देन उसके बाद वो ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर वो खुद ही इटसेल्फ वो प्रोड्यूस करेगा न्यू ऑफस्प्रिंग, वो भी अपने ही जैसी। तो चलिए हम इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, देयर इज़ आ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। और यही एक साइकिल है जहाँ पर बर्थ होती है, फिर ग्रोथ होती है, देन उसके बाद डेथ हो जाती है। और जहाँ पर बर्थ ग्रोथ एंड डेथ होती है, इन तीनों चीज़ों को ही मिलाकर हम लाइफ स्पैन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं और आगे के बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन ऑफ जनरेशन। रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूटी बढ़ती रहती है, मतलब एक ऑफस्प्रिंग से दूसरा ऑफस्प्रिंग बनता है, और उस ऑफस्प्रिंग से एक और ऑफस्प्रिंग बनता है, फिर और उस ऑफस्प्रिंग से एक और ऑफस्प्रिंग बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मतलब प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये होता ही जाता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूटी होती जाती है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, और ये कंटिन्यूटी हमेशा से चलती आ रही है और ये हमेशा ही चलेगी। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर, हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये एक हमारा 5th चैप्टर है जिसमें हमें पता चलेगा कि हाउ टू जेनेटिक वेरिएशन इज़ क्रिएटेड, कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन आती हैं और वो क्रिएट होती हैं इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के समय। ठीक है, तो ये हमें 5th चैप्टर में जानना है, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन, तो हम इसमें देख लेते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत ही लार्ज डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारे, एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन वो इवॉल्व होते हैं, और वो खुद उनका जो खुद का मैकेनिज्म होता है, ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई, तो वो खुद के मैकेनिज्म से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग को, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म इज हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका हैबिटेट देखा जाता है कि अगर उसका हैबिटेट्स इंटरनल है फिजियोलॉजी, सेवरल अदर फैक्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ टू इट रिप्रोड्यूस। मतलब जो ऑर्गेनिज्म का अगर हैबिटेट है कि वो इंटरनल रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसके अंदर और भी फैक्टर्स होंगे जो फिर उसको अफेक्ट करेंगे कि उसको कैसे रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ पार्टिसिपेशन, इसमें बताया गया है कि कुछ पार्टिसिपेशन होते हैं वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस, एक या दो ऑर्गेनिज्म के बीच का जो प्रोसेस होता है रिप्रोड्यूस ऑफ इट्स टू टाइप्स। तो ये रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है ये दो तरह का होता है। तो चलिए हम जानते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट, जब कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, एक चीज़ हम आपको बता दें, ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है, एक बेबी की बात हो रही है, यहाँ पे एक बेबी की बात हो रही है। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल सेल, जब कोई भी बेबी एक सिंगल सेल से बनता है, एक ऑफस्प्रिंग सिंगल सेल से बनता है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं भी हो सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, उसको हम एसेक्सुअल कहते हैं, क्योंकि जिसमें सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, मतलब अगर दो पेरेंट्स इवॉल्व है, एक मेल है एंड फीमेल है,
पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, अगर वो दोनों लोग रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और उनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट इवॉल्व होते हैं और वो फ्यूज़ करते हैं आपस में, और अगर वो फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं